अखाड़ा में आज बात क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल और उससे जुड़ी चिंताओं की। चिंता की बात इसलिए क्योंकि अभी हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल उतना चलन में नहीं आया है। फिर भी 6.6 बिलियन डॉलर्स का ट्रांजैक्शन देश में हो चुका है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी में अभी फिलहाल देश भर में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। सरकार भी लगातार इसके इस्तेमाल पर दिशा निर्देश तय करने में जुटी हुई है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल पर चिंता क्यों है, इससे जुड़ी एक खबर आपको दिखाते हैं। खबर गुजरात के अहमदाबाद से है। वहां पुलिस ने 2 ऐसे लोगों को पकड़ा है जो अमेरिका और कनाडा से ड्रग्स मंगवाते थे और उसका पेमेंट क्रिप्टो करेंसी से करते थे। अहमदाबाद से पकड़े गए ये लोग अमेरिका से एयर कार्गो के जरिए ड्रग्स मंगवाते थे और उस ड्रग्स का पैसा अमेरिका पहुंचने में उनको कोई परेशानी नहीं होती थी। अमेरिका पहुंचाने में कोई परेशानी नहीं होती थी क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट करते थे। भुगतान आसानी से क्रिप्टो करेंसी के जरिए हो जाता था। यानी क्रिप्टो करेंसी इस तरह के लोगों और इस तरह का काम करने वाले लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है। और यही वजह है कि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को लेकर फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। अहमदाबाद से इन दोनों लोगों के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने क्या कहा, पहले वो आपको सुनाते हैं। हमारी टीम को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी और पिछले 20 दिवस की मेहनत से एसओजी और एलसीबी ने इस इन्फॉर्मेशन को डेवलप करते हुए और ये गैरकायदेसर जो प्रवृत्ति है उसको रोकने के लिए ये ऑफेंस देश भर में एक माहौल बना दिया और 42 में जो दूसरी छलांग लगी उसका परिणाम 1947 में आया। यानी जो मैं छलांग की बात कर रहा हूं, आजादी के 75 साल और अब एक ऐसी अवस्था में हम पहुंचे हैं कि सच्चे अर्थ में ये छलांग लगाने के लिए जमीन मजबूत है, टारगेट तय है, बस चल पड़ना है। और मैंने लाल किले से कहा था, 15 अगस्त को कहा था, यही समय है, सही समय है। आप सभी नेशन बिल्डिंग के इस महायज्ञ के प्रमुख स्टेक होल्डर्स हैं और इसलिए भविष्य की तैयारियों को लेकर आपका संवाद, ये 2 दिवस का आपका मंथन, आपने मिल बैठ करके जो एक रोडमैप सोचा होगा, आपने जो निर्णय किए होंगे, मैं समझता हूं सारी बातें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, सरकार ने बीते 6-7 वर्षों में बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स किए, बैंकिंग सेक्टर का हर तरह से सपोर्ट किया, उस वजह से आज देश का बैंकिंग सेक्टर बहुत ही मजबूत स्थिति में है। आप भी ये महसूस करते हैं कि बैंकों की फाइनेंशियल हेल्थ अब काफी सुधरी हुई स्थिति में है। 2014 के पहले की जितनी भी परेशानियां थी, जितनी भी चुनौतियां थी, हमने एक एक करके उनके समाधान के रास्ते तलाशे हैं। हमने एनपीएस की समस्या को एड्रेस किया, बैंकों को रिकैपिटलाइज किया, उनकी ताकत को बढ़ाया। हम आईबीसी जैसे रिफॉर्म्स लाए,
अनेक कानूनों में सुधार किए, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को सशक्त किया। कोरोना काल में देश में एक डेडिकेटेड स्ट्रेस एसेट मैनेजमेंट वर्टिकल का गठन भी किया गया। इन्हीं फैसलों से आज बैंकों की रिजोल्यूशन और रिकवरी बेहतर हो रही है। बैंकों की स्थिति मजबूत हो रही है और एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ उसके भीतर पाई जा रही है। सरकार ने जिस पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ काम किया है, उसका एक प्रतिबिंब बैंकों को वापस मिली राशि भी है। हमारे देश में जब बैंकों से कोई उठा के भाग जाता है तो चर्चा बहुत होती है, लेकिन कोई दम वाली सरकार वापस लाती है तो इस देश में कोई चर्चा नहीं करता है। पहले की सरकारों के समय जो लाखों करोड़ रुपए फंसाए गए थे, उनमें से 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रिकवरी की जा चुकी है। हो सकता है आप उस लेवल के लोग बैठे हैं, आपको 5 लाख करोड़ बहुत बड़ा नहीं लगता होगा, क्योंकि जिस प्रकार से एक सोच बनी हुई थी, यहां बैठे हुए उन लोगों की नहीं होगी ऐसा मुझे पूरा पक्का विश्वास है, लेकिन एक सोच बनी हुई थी बैंक हमारी ही है, बैंक में जो है वो भी हमारा ही है, वहां रहे या मेरे यहां रहे क्या फर्क पड़ता है। और जो चाहा वो मांगा, जो मांगा वो मिला, और बाद में पता नहीं था कि 2014 में देश निर्णय कुछ और कर देगा। सारी स्थितियां साफ हो गई। साथियों, जो ये पैसे वापस लेने वाला हमारी कोशिश है, नीतियों का भी आधार लिया है, कानून का भी आधार लिया है, डिप्लोमेटिक चैनल का भी उपयोग किया है, और मैसेज भी बहुत साफ है कि यही एक रास्ता है, लौट आइए। और ये प्रक्रिया आज भी चल रही है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसके गठन से और 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी गारंटी से भी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के स्ट्रेस एसेट आने वाले समय में रिजॉल्व होने का अनुमान है। हम सभी ये भी देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंकों के कंसोलिडेशन से पूरे बैंकिंग सेक्टर की एफिकेसी बढ़ी है और मार्केट से फंड रेज करने में भी बैंकों को मदद मिल रही है। साथियों, ये जितने भी कदम उठाए गए हैं, जितने भी रिफॉर्म्स किए गए हैं, इससे आज बैंकों के पास एक विशाल और मजबूत कैपिटल बेस बना है। आज बैंकों के पास अच्छी खासी लिक्विडिटी है। एनपीएस की प्रोविजनिंग का बैकलॉग नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंकों के एनपीए आज 5 सालों में सबसे कम है ही। कोरोना काल के बावजूद इस फाइनेंशियल ईयर के पहले हाफ में हमारे बैंकों की मजबूती ने सबका ध्यान खींचा है।
इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज भी भारत के बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक अपग्रेड कर रही है। साथियों, आज भारत के बैंकों की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वो देश की इकोनॉमी को नई ऊर्जा देने में, एक बड़ा पुश देने में, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मैं इस फेज को भारत के बैंकिंग सेक्टर का एक बड़ा माइलस्टोन मानता हूं। लेकिन आपने देखा होगा, माइलस्टोन एक तरह से हमारी आगे की यात्रा का सूचक भी होता है। मैं इस फेज को भारत के बैंकों के एक नए स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में भी देख रहा हूं। आपके लिए ये देश में वेल्थ क्रिएटर्स और जॉब क्रिएटर्स को सपोर्ट करने का समय है। जो अभी आरबीआई गवर्नर ने जॉब क्रिएशन की चर्चा की, मैं समझता हूं ये समय है, आज समय की मांग है कि अब भारत के बैंक अपनी बैलेंस शीट के साथ साथ देश की बैलेंस शीट को बढ़ाने के लिए भी प्रोएक्टिव होकर काम करें। कस्टमर आपके पास, आपकी ब्रांच में आए, ये इंतजार मत कीजिए। आपके कस्टमर की, कंपनी की, एमएसएमईज की जरूरतों को एनालाइज करके उनके पास जाना होगा, उनके लिए कस्टमाइज सॉल्यूशन देने होंगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बने। अब सरकार तेजी से वहां काम कर रही है। क्या उस कॉरिडोर के आसपास जुड़ी हुई जितनी बैंक ब्रांचेज है, क्या कभी उनको आपने बुलाया, उनसे मीटिंग की कि भाई डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, मतलब एक पूरा डिफेंस का नया सेक्टर यहां आ रहा है, बैंक प्रोएक्टिवली क्या कर सकती है? डिफेंस कॉरिडोर आने से ये चीज आने की संभावना है। कौन कौन कैप्टन्स हैं जो इसमें आएंगे, कौन छोटे चेन होंगे, एमएसएमईज होंगे जो इसकी सपोर्ट सिस्टम में आएंगे। इसके लिए हमारा बैंक का अप्रोच क्या होगा, प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होगा, हमारी अलग अलग बैंकों के बीच में कंपटीशन कैसे होगी, द बेस्ट सर्विसेज कौन देता है। तब तो जाकर के भारत सरकार ने जिस डिफेंस कॉरिडोर की कल्पना की है उसको धरती पर उतारने में विलंब नहीं लगेगा। लेकिन ठीक है भाई, सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर बनाया है, लेकिन मेरा तो उसी पर ध्यान है। क्यों? और 20 साल से हमारा एक वेल सेटल्ड क्लाइंट है, चल रही है गाड़ी, बैंक भी चल रही है, उसका भी चल रहा है, हो गया। तो इससे होने वाला नहीं है। साथियों, आप अप्रूवर हैं और आपने सामने वाला एप्लीकेंट है, आप दाता है और सामने वाला याचक। इस भावना को छोड़कर अब बैंकों को पार्टनरशिप का मॉडल अपनाना होगा। जैसे अब बैंक ब्रांच के स्तर पर ये लक्ष्य तय किया जा सकता है कि वो अपने क्षेत्र के 10 नए युवाओं या 10 लघु उद्यमियों के साथ मिलकर
उनका व्यापार बढ़ाने में मदद करेगी। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, उस जमाने में बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, और उस समय मुझे बराबर याद है, साल में कम से कम 2 बार बैंक के लोग हमारे स्कूल में आते थे, स्कूल में। और बैंक में खाता क्यों खोलना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को गल्ला दे करके उसमें पैसा क्यों बचाना चाहिए, ये समझाते थे। क्योंकि तब वो सरकारीकरण नहीं हुआ था, तब आपको लगता था कि ये मेरी बैंक है, मुझे इसकी चिंता करनी है। एक कंपटीशन भी थी, और बैंकिंग यानी फाइनेंशियल वर्ल्ड का, बैंकिंग सेक्टर की आम सामान्य मानवीय को एक ट्रेनिंग भी जरूरी थी। सभी बैंकों ने काम किया है। राष्ट्रीयकरण होने के बाद शायद मिजाज बदला है, लेकिन 2014 में बैंक की इस शक्ति को मैंने पहचान करके जब उनको आह्वान किया कि मुझे जनधन अकाउंट का मूवमेंट खड़ा करना है, मुझे गरीब की झोपड़ी तक जाकर के उसको बैंक खाते खुलवाने हैं। जब मैं मेरे अफसरों से बात कर रहा था तो बहुत विश्वास का माहौल नहीं बनता था, आशंकाएं रहती थी कि यार ये कैसे होगा। तो मैं कहता था भाई एक जमाना था कि बैंक के लोग स्कूल में आते थे, तय तो करो, इतना बड़ा देश और सिर्फ 40% लोग बैंक से जुड़े हो, 60% बाहर हो, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर बात चल पड़ी, और यही बैंकिंग सेक्टर के लोग, राष्ट्रीयकरण हो चुकी बैंकों के लोग, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ ही बैठने की आदत बन चुके थे, वो लोग जब देश के सामने एक लक्ष्य रखा कि हमें जनधन अकाउंट खोलना है, मैं आज गर्व के साथ सभी बैंकों का उल्लेख करना चाहूंगा, सभी बैंकों के हर छोटे मोटे मुलाजिम का उल्लेख करना चाहूंगा, जिन्होंने इस सपने को साकार किया। और जनधन अकाउंट फाइनेंशियल इंक्लूजन की दुनिया में, दुनिया के सामने एक बेहतरीन उदाहरण बन गया। ये आप ही के तो पुरुषार्थ से हुआ है। और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जनधन जो मिशन निकला, वो बीज बोया था तो 2014 में, लेकिन आज इस कठिन से कठिन कालखंड में दुनिया डगमगाई, भारत का गरीब टिका रहा, क्योंकि जनधन अकाउंट की ताकत थी। जिन बैंक के कर्मचारियों ने जनधन अकाउंट खोलने के लिए मेहनत की है, गरीब की झोपड़ी में जाता था बैंक का बाबू, कोट पैंट टाई पहने हुए व्यक्ति गरीब के घर के सामने खड़े रहते थे। उस समय तो शायद लगा होगा सरकार का एक कार्यक्रम, लेकिन मैं कहता हूं कि जिन्होंने इस काम को किया है, इस पैंडेमिक के कालखंड में जो गरीब भूखा नहीं सोया है, उसका पुण्य उन बैंक के लोगों के खाते में जाता है। कोई काम, कोई पुरुषार्थ कभी भी बेकार नहीं जाता है जी। एक सच्ची सोच के साथ, सत्य निष्ठा से किया हुआ काम, एक कालखंड आता है जब परिणाम देता है, और जनधन अकाउंट कितना बड़ा परिणाम देता है हम देख रहे हैं। और हमें इकोनॉमी ऐसी नहीं बनानी है कि ऊपर इतनी मजबूत हो, उसकी मजबूती का बोझ इतना हो कि नीचे सब कुछ दब जाए। हमें बैंकिंग व्यवस्था नीचे भी गरीब से गरीब तक उतनी मजबूती देनी है, ताकि ऊपर जाती हुई इकोनॉमी, जब ऊपर भी बड़ा बल्क बनेगा तो दोनों का सामर्थ्य से भारत पुष्ट होगा। और मैं मानता हूं कि हमने उसी एक सोच के साथ चलना था। अब कल्पना कर सकते हैं कि जब स्थानीय व्यापारियों को यह एहसास होगा
कि बैंक और उसके कर्मचारी उनके साथ खड़े हैं, मदद के लिए खुद उनके पास आ रहे हैं, तो इनका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा। आपके बैंकिंग के अनुभवों का भी उन्हें बहुत लाभ होगा। साथियों, मैं जानता हूं कि बैंकिंग सिस्टम की हेल्थ के लिए ये बहुत जरूरी है कि वायबल प्रोजेक्ट ही पैसा लगाएं, लेकिन साथ ही प्रोजेक्ट्स को वायबल बनाने में हम प्रोएक्टिव भूमिका भी तो निभा सकते हैं। वायबिलिटी के लिए कुछ एक ही रीजन नहीं होते हैं। जो बैंक के साथी हैं वो एक और काम कर सकते हैं। आपको भली भांति पता होता है कि आपके क्षेत्र में किस किस की आर्थिक क्षमता कितनी है। ब्रांच के नजर के दायरे में बाहर नहीं होता है जी। वो उस धरती की ताकत को जानता है। आज जो 5 करोड़ रुपए का लोन आपसे लेकर जा रहा है, ईमानदारी से समय पर लौटा रहा है, आप उसकी क्षमता बढ़ाने में भी तो मदद कर सकते हैं। आज जो 5 करोड़ रुपए का लोन लेकर बैंक को वापस कर रहा है, उसमें कल को कई गुना ज्यादा लोन लेकर लौटाने का सामर्थ्य पैदा हो, इसके लिए आपको उसे आगे चढ़ करके, बढ़ चढ़ करके सपोर्ट करना चाहिए। अब जैसे आप सभी पीएलआई स्कीम के बारे में जानते हैं और आज किसी के भी उल्लेख भी हुआ, इसमें सरकार भी कुछ ऐसा ही कर रही है। जो भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी कैपेसिटी कई गुना बढ़ाएं, खुद को ग्लोबल कंपनी में बदलें, इसके लिए सरकार उन्हें प्रोडक्शन पर इंसेंटिव दे रही है। आप खुद सोचिए, आज भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश हो रहा है, लेकिन भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी बड़ी कंपनियों कितनी है भाई? हम पिछली शताब्दी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, पिछली शताब्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर के वो स्केल थे, पिछली शताब्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो टेक्नोलॉजी है, उसी में गुजारा करने वाले हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो काम करेगी, तो 21वीं सदी के सपने पूरे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। आज अगर उसको बड़े बिल्डिंग बनाना है, लार्ज स्केल पर काम करना है, बड़ा बुलेट ट्रेन का काम करना है, एक्सप्रेस वे का काम करना है, तो उसको इक्विपमेंट भी बहुत महंगे लगेंगे, उसको पैसों की जरूरत पड़ेगी। हमारे बैंकिंग सेक्टर के लोगों के मन में आता है कि मेरी बैंक का एक क्लाइंट ऐसा होगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, जो दुनिया के 5 बड़ों में उसका नाम भी होगा। ये इच्छा क्यों नहीं हो रही? मेरी बैंक बड़ी हो वो तो ठीक है, लेकिन मेरे देश की एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जिसका अकाउंट मेरी बैंक में है, वो भी दुनिया की टॉप 5 में उसका नाम आएगा। मुझे बताइए, आपकी बैंक की इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मेरे देश की ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और हमें हर क्षेत्र में देखना है कि हम दुनिया में सबसे बड़े ऐसे अलग अलग क्षेत्र में कितने महारथी तैयार करते हैं। हमारा एक खिलाड़ी जब एक गोल्ड मेडल लेकर के आता है ना, गोल्ड मेडल लेने वाला तो एक ही होता है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान अपने आप को गोल्डन एरा में देखता है। यह ताकत जीवन के हर क्षेत्र में होती है जी। भारत का कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति, कोई एक वैज्ञानिक अगर नोबेल प्राइज लेकर के आता है तो पूरे हिंदुस्तान को लगता है हां, ये मेरा नोबेल प्राइज है। ये ओनरशिप होती है। क्या हमारे बैंकिंग सेक्टर को, हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड को भी हम हिंदुस्तान में ऐसी ऊंचाइयों पर एक एक चीज को ले जाएंगे ताकि बैंकों को तो फायदा ही फायदा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। साथियों, बीते कुछ समय में
देश में जो बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं, जो योजनाएं लागू हुई हैं, उनसे जो देश में डेटा का बड़ा पूल क्रिएट हुआ है, उनका लाभ बैंकिंग सेक्टर को जरूर उठाना चाहिए। जैसे मैं जीएसटी की बात करूं तो आज हर व्यापारी का पूरा ट्रांजैक्शन पारदर्शिता से होता है। व्यापारी की कितनी क्षमता है, उसका व्यापार कहां कहां फैला हुआ है, उसकी कारोबारी हिस्ट्री कैसी है, इसका अब मजबूत डेटा देश के पास उपलब्ध है। क्या इस डेटा के आधार पर हमारे बैंक उस व्यापारी के सपोर्ट के लिए खुद उसके पास नहीं जा सकते क्या? तो तुम्हारा अच्छा कारोबार चल रहा है, चल और बढ़ाओ, चल बैंक तुम्हारे पास तैयार है, अरे हिम्मत करो यार, आगे निकलो। वो 4 काम और अच्छे करेगा, 10 लोगों को रोजगार देगा। ऐसे ही मैं आपके बीच, जैसे मैंने अभी डिफेंस कॉरिडोर की बात कही है, मैं भारत सरकार के एक स्वामित्व योजना का भी जिक्र करना चाहूंगा। और मुझे पक्का विश्वास है हमारे बैंक के साथियों ने इस स्वामित्व योजना के संबंध में सुना होगा। आज सरकार, और ये विषय ऐसा है जो लोग इंटरनेशनल इश्यूज को पढ़ते हैं उनको मालूम होगा कि सारी दुनिया इस मुद्दे से जूझ रही है, स्वामित्व के मुद्दे से। सारा विश्व, भारत ने रास्ता खोजा है और हो सकता है हम रिजल्ट पे ले आएंगे। ये है क्या? आज सरकार टेक्नोलॉजी की मदद से, ड्रोन से मैपिंग कराकर देश के गांव-गांव में लोगों को प्रॉपर्टी की ऑनरशिप के पेपर दे रही है। परंपरागत रूप से वो लोग उस घर में रह रहे हैं, कागज नहीं उसके पास, प्रॉपर्टी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, और उसके कारण उसको उन घर का उपयोग किसी को किराए पर देने के लिए तो काम आ सकता है और किसी काम में नहीं आता है। अब इस स्वामित्व के ऑनरशिप के पेपर जब उसके पास है, ऑथेंटिक गवर्नमेंट ने दिए हैं, क्या बैंकों को लगता है कि चलो अब उसके पास व्यवस्था है, अब मैं गांव के इन लोगों को जिसके पास अपनी संपत्ति उसके आधार पर उसको कुछ पैसे देने की मैं ऑफर करूं, मैं समझाऊं, देखो तुम्हारे खेत में ये करना है तो तुमको थोड़ी मदद करता हूं, तुम ये कर सकते हो, तुम हैंडीक्राफ्ट में काम करते हो, गांव के अंदर लोहार हो, सुथार हो, मैं पैसे देता हूं, तुम ये काम कर सकते हो, अब तेरे घर के ऊपर तुम्हें पैसे मिल सकते हैं। देखिए, ऑनरशिप के पेपर्स बनने के बाद बैंकों के लिए गांव के लोगों को, गांव के युवाओं को कर्ज देना अब और सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि जब बैंकों की वित्तीय सुरक्षा बढ़ी है तो बैंकों को भी गांव के लोगों को सपोर्ट करने के लिए खुद आगे बढ़कर के आना होगा। अभी आवश्यक है, हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का इन्वेस्टमेंट तो करीब करीब न के बराबर है, जबकि फूड प्रोसेसिंग के लिए बहुत संभावना है, दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट है। गांव में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर से जुड़ी मशीनरी, सोलर से जुड़े काम, अनेक नए फील्ड तैयार हो रहे हैं जहां आपकी मदद गांव की तस्वीर बदल सकती है। इसी तरह एक और उदाहरण स्वनिधि योजना का भी है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की वजह से हमारे जो रेहड़ी पटरी वाले भाई और बहन हैं, पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं। अब उनकी भी डिजिटल हिस्ट्री बन रही है। बैंकों को इसका लाभ उठाते हुए ऐसे साथियों की मदद के लिए और ज्यादा आगे आना चाहिए। और मैंने बैंकों से भी आग्रह कहा है, और मेरे यहां अर्बन मिनिस्ट्री को भी आग्रह कहा है, और मैंने सभी मेयर्स को भी आग्रह किया है कि आपके नगर के अंदर ये जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको मोबाइल फोन पर डिजिटल ट्रांजैक्शन सिखाइए। वो थोक में माल लेगा वो भी डिजिटली लेगा, वो बिक्री करेगा तो भी डिजिटली करेगा, और ये सब कोई मुश्किल काम नहीं, हिंदुस्तान ने करके दिखाया है। अब तो
उसकी अपनी हिस्ट्री तैयार होगी। आज उसको 50,000 दिया है, कल आप उसको 80,000 दे सकते हैं, परसों 1.5 लाख रुपए दे सकते हैं। उसका कारोबार बढ़ता चले जाएगा। वो ज्यादा सामान खरीदेगा, ज्यादा सामान बेचेगा। एक गांव में कर रहा तो 3 गांव में करना शुरू कर देगा। साथियों, आज जब देश फाइनेंशियल इंक्लूजन पर इतनी मेहनत कर रहा है, तब नागरिकों के प्रोडक्टिव पोटेंशियल को अनलॉक करना बहुत जरूरी है। और मैं अनलॉक करना यहां 3-4 बार सुन चुका हूं। जैसे अभी बैंकिंग सेक्टर की ही एक रिसर्च में सामने आया है, आप ही की तरफ से आया है, कि जिन राज्यों में जनधन खाते जितने ज्यादा खुले और जितने ज्यादा जनधन खाते जीवंत है, गतिविधि लगातार उन जनधन खातों में चल रही है, बैंकों का रिपोर्ट एक नई बात लेकर के आया है। और जो सुनकर के मुझे खुद को आनंद हुआ कि बैंक का रिपोर्ट कह रहा है कि इसके कारण क्राइम रेट कम हुए हैं। यानी बैंक वाले ने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं पुलिस का भी काम कर रहा हूं, लेकिन बाय प्रोडक्ट है, एक हेल्दी सोसाइटी का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है। एक जनधन अकाउंट किसी को क्राइम की दुनिया से बाहर ले आता है, इससे बड़ा जिंदगी का पुण्य क्या होता है दोस्तों? इससे बड़ी समाज की सेवा क्या होती है? यानी बैंकों का जब स्थानीय लोगों से कनेक्ट बढ़ा, जब लोगों के लिए बैंकों के दरवाजे खुले, तो इसका प्रभाव लोगों के जीवन जीने के तरीके पर भी आया। बैंकिंग सेक्टर की इस ताकत को समझते हुए ही मैं समझता हूं कि हमारे बैंकिंग सेक्टर के साथियों को आगे बढ़ना है। मैं जानता हूं यहां जो लोग बैठे हैं उनसे संबंधित बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि यहां जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने अपनी बात बताई, मैं दूसरों का प्रतिनिधित्व की बात बता रहा हूं। लेकिन करने वाले बैंकिंग सेक्टर के हैं, इसलिए मेरी सारी बातचीत का सेंटर पॉइंट मेरा बैंकिंग सेक्टर है, उसके लीडर्स हैं। पब्लिक बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर के बैंक, जितना हम नागरिकों में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही नए रोजगार का निर्माण होगा, उतना ही देश के युवाओं को, महिलाओं को, मध्यम वर्ग को लाभ होगा। साथियों, हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के दौरान जो ऐतिहासिक रिफॉर्म्स किए, उन्होंने देश में नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। आज कॉरपोरेट्स और स्टार्टअप्स जिस स्केल पर आगे आ रहे हैं वो अभूतपूर्व है। ऐसे में भारत की एस्पिरेशंस को मजबूत करने का, फंड करने का, उनमें इन्वेस्ट करने का इससे बेहतरीन समय क्या हो सकता है दोस्तों? भारत में, और ये बात हमारे बैंकिंग सेक्टर को भी समझना ही होगा, भारत में ये आइडियाज पर इन्वेस्टमेंट का दौर है। स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने का दौर है। स्टार्टअप मूल में एक आइडिया होता है। आप उसको पूछने जाओगे एसेट क्या है, फलाना, कुछ नहीं होता है, आइडिया होता है। साथियों, आपके पास रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, आपके पास डेटा की कोई कमी नहीं है। आप जो रिफॉर्म चाहते थे वो सरकार ने किया भी है और आगे भी करती रहेगी। अब आपको राष्ट्रीय संकल्पों के साथ, राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ खुद को जोड़कर आगे चलना है। मुझे बताया गया है कि मंत्रालयों और बैंकों को एक साथ लाने के लिए, अभी हमारे सचिव महोदय भी उल्लेख कर रहे थे, वेब बेस्ड प्रोजेक्ट फंडिंग ट्रैकर बनाना तय हुआ है। अच्छी। थरूर ने हिंदुत्व के विचारधारा की तुलना हुड़दंगियों से हिंदुत्व कर दी है। थरूर के मुताबिक
इनकी विचारधारा है कि अगर आप मेरी टीम का सपोर्ट नहीं करोगे, अगर आप किसी और टीम को सपोर्ट करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे। वहीं दूसरी तरफ थरूर ने हिंदू धर्म को हिंदुत्व से अलग बताते हुए ये कहा कि ये विविधता सहिष्णुता का धर्म, साथ ही संदेह सवाल उठाने जैसे विचारधारा में भी भरा है। थरूर ने यह बयान अपनी किताब प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी द एसेंशियल शशि थरूर के लॉन्च के मौके पर कहा। But what I'm trying to say in my writings is that there is a very open, expansive, respectful Hinduism of diversity and pluralism, of acceptance of other points of view, and at the same time a religion, a philosophy of doubt, of uncertainty, of questioning, of interrogation. It's very different from Hindutva, which is a political ideology that actually believes in certitudes, that it's like the team identity of the British football hooligan, saying this is my team and if you support another team I'll hit you on the head. That to my mind is not Hindu Dharma, that is frankly nothing to do with Hinduism as I understand it. And therefore to my mind you have to draw a very sharp distinction between religion and politics on the one hand, and between Hinduism as spiritual quest and inquiry and the seeking of the truth, and Hindutva as a political ideology which is about community and identity and not at all about spirituality. स्वामी दीपांकर हमारे साथ जुड़ेंगे, ऋषि मिश्रा और राजनीतिक विशेषज्ञ ऋषि मिश्रा हमारे साथ हैं और राम कदम बीजेपी के हमारे साथ है। ये त्व शब्द जो संस्कृत में है, हिंदूनेस, हिंदुत्व, सत्व, ये जो त्व है इसको घुमा फिरा के कांग्रेस के नेता आजकल ये कहने को चल रहे हैं कि भाई जो बीजेपी और आरएसएस का हिंदुत्व है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि हिंदूनेस या हिंदू होना इससे अलग है, हिंदू धर्म, हिंदू पंथ, हिंदू प्रथा से अलग है। आप क्या कहेंगे राम कदम जी? देखिएगा आनंद जी, इस चर्चा के आरंभ में हिंदू धर्म के विरोध में आपत्तिजनक बयान देना, ये कांग्रेस के नेताओं ने अतीत में भी इस प्रकार का दुष्कर्म दुस्साहस किया है और वर्तमान में भी लगातार वे दिए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है इनकी मंशा पर कि जनेऊ धारण करने वाले इनके नेता राहुल गांधी चुनाव समीप आते हैं तब मंदिर के चौखट पर मत्था जाकर के टेक करके आते हैं। जरूर जाए, मंदिर में जाने का अधिकार सभी को है, पर इनको किसने अधिकार दिया कि जय श्री राम बोलने वाला ये राक्षस की वृत्ति का है, ऐसा उनका नेता कहता है राशिद अल्वी। कांग्रेस के आला कमान की ओर से कोई बयान नहीं। सलमान खुर्शीद की किताब आकर के एक सप्ताह बीत जाने के बाद आज प्रियंका गांधी कहती है कि वह उनका निजी बयान था। दिग्विजय सिंह देखिए, चिदंबरम जी देखिए, इनके कई सारे नेता, अब शशि थरूर जी उस कतार में नहीं थे, वे भी उस कतार में आए। हमने तो सभी धर्मों का आदर किया है, सभी धर्मों का सम्मान किया है। जिन नेताओं ने, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजादी दी है, उनका भी हम सभी आदर सम्मान करते हैं। पर कांग्रेस की विचारधारा, जो राजवंश चलाते आई हुई एक जो परिवार है, विरासत में जिनको राजवंश मिला है, उस परिवार की चाटुकारिता की पराकाष्ठा करना, उनका महिमा मंडन करना और उसका महिमा मंडन करने के लिए हिंदुओं पर आघात करना, प्रहार करना, ये कौन सी तुम्हारी राजनीति? पर यही तो वो अलग करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं, यानी जो बीजेपी और आरएसएस कर रहा है, वो जो है वो हिंदुत्व है, वो हिंदू धर्म नहीं है। इसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग अलग है। आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उसको हिंदू धर्म, हिंदू प्रथा, हिंदूनेस से मत जोड़िए। जबकि आप कह रहे हैं कि देखिए वो हिंदू धर्म पर आघात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं, हिंदू धर्म, हिंदू मान्यता, हिंदू सभ्यता अलग है और बीजेपी आरएसएस का हिंदुत्व अलग है। राम कदम जी, ये यहां तक चले गए कि आतंकवादियों से भी बेहतर, आतंकवादी भी बेहतर है हिंदू धर्म से, यहां तक कांग्रेस नेताओं ने कह दिया। अब इनके कांग्रेस नेताओं ने, सलमान खुर्शीद ने तो जो बोको हराम
और ऐसे से उनके साथ हिंदू धर्म को जोड़ दिया। हिंदू धर्म को नहीं जोड़ा। आप जिस हिंदुत्व की बात करते हैं वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की जो जिस तरह से फंडामेंटल है, रेडिकल है, उसको उससे जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि ये उनका पॉलिटिकल गेम है ऋषि मिश्रा जी। ये पॉलिटिकल गेम है कि भाई हिंदू अगर सारी तरह पूरी तरफ बीजेपी की तरफ जुड़ गया तो मैं गुड हिंदू और बैड हिंदू वाला लॉजिक कैसे लाऊं? कैसे मैं कहूं कि बीजेपी वाले बैड हिंदू हैं और जो बीजेपी का समर्थन नहीं करते वही गुड हिंदू हैं? तो इसलिए ये हिंदुत्व का गेम खेलना शुरू किया जा रहा है। आनंद जी मैं बोल लूं, आनंद जी मैं बोल लूं। अच्छा, राम कदम जी को 10 सेकंड और दीजिए, फिर ऋषि मिश्रा जी आप बोलिए जी। इनको यदि इनके हिसाब से नहीं, इनके हिसाब से हिंदू धर्म और हिंदुत्व अलग है, तो इनके नेता ने ये बयान महाराष्ट्र विधानसभा में सरेआम एक विधायक को थप्पड़ मारने वाले ये आदमी सिर्फ इसलिए थप्पड़ मारा था क्योंकि वो व्यक्ति हिंदी में शपथ लिया था। ये व्यक्तिगत ये व्यक्तिगत चर्चा है क्या? देखिए ऋषि मिश्रा जी जो व्यक्ति यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र में मराठी की अस्मिता पर कोई आघात नहीं, और यहाँ उत्तर प्रदेश और देश भर में हिंदी की अस्मिता पर कोई आघात नहीं। सभी भाषाओं का आदर यहाँ हो रहा है। आप जानबूझकर डिबेट को घुमाइए मत। मैं जिस विषय पर हूं उसी पर बात कीजिए। अगर आपको व्यक्तिगत आक्षेप करना है, आपको इतनी तकलीफ हुई है, तो आप इनके खिलाफ लीगल कार्रवाई अलग से कीजिएगा। आप अपना प्रॉब्लम वहां रखिए। ऋषि मिश्रा जी देखिए, मेरा डिबेट और मेरा शो खराब मत कीजिए। हिंदुत्व पर बात हो रही है, बहस हिंदू पर, हिंदू धर्म, हिंदू अस्मिता को बांटने काटने की बात हो रही है, उस पर बात करेंगे। रुकिए अब आप रुकिए। राम कदम जी 10 सेकंड आपका समय है, वो आप समय लीजिए और उसके बाद मैं ऋषि मिश्रा से पूछूंगा। क्या है, ये व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की चर्चा नहीं है। वे इस विषय को ध्यान में रखें। कांग्रेस नेता जब ये कहते हैं कि मंदिर में जाने वाले लोग, और उसके आगे उन्होंने आपत्तिजनक बयान जोड़ा, यानी इनकी मानसिकता, इनका आंखों पर जो चश्मा है वो हिंदू धर्म और हिंदुत्व के विरोधी चश्मा है। ये हमने बार बार अलग अलग बयानों से देखा है। हम सवाल ये पूछना चाहते हैं कि इन्हें हिंदू धर्म से आपत्ति होने का कारण क्या है? क्या ये किसी एक धर्म की वोट की राजनीति करना चाहते हैं? इनका राम कदम जी देखिए, ये बीजेपी का भी एक बहुत प्यारा खेल है कि जैसे ही वो बीजेपी पर आक्षेप करते हैं, आप कहते हैं हिंदू पर आघात किया। लेकिन ऋषि मिश्रा आप अपनी बात कहिए। ये जो हिंदुत्व को बदनाम करने की बात ये जो कर रहे हैं, ये गलत है। ये पॉलिटिकल हिंदुत्व, नॉन हिंदुत्व, ये जो बांटने की काम कर रहे हैं वो ना करें। और कांग्रेस पार्टी के कई सारे लोग हैं जो कि इस बात को भी, उन्होंने हिंदू प्रथा, हिंदू भावना के साथ खिलवाड़ किया है, उसका मजाक भी उड़ाया है। कोई व्यक्ति अपने आप को कश्मीरी पंडित बताकर जनेऊ को सूट के बाहर लगाकर घूमे दिखावे के लिए, तो वो जनेऊ का भी अपमान है। जी ऋषि मिश्रा बोलिए। अब आनंद भाई मुझे 30 सेकंड दीजिएगा, बिना टोका 30 से ज्यादा लीजिएगा, बोलिए। जी व्यक्तिगत आक्षेप ना करें, जो विषय है उस पर बात करें, विवाद का विषय है वो उसी पर बात करें। जी व्यक्तिगत नहीं, मैं 2 सेकंड लूंगा। राम कदम जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे से आप राष्ट्रभाषा हिंदी का अपमान ना कीजिएगा और सरेआम माफी मांगिए। अब आता हूं आपके डिबेट पे। देखिए, हिंदू और हिंदुत्व को डिफरेंशिएट करने वाले खुद सावरकर थे, जिसको बीजेपी अपना आइकन मानती है। वीर सावरकर को राम कदम भाई पढ़े होते, क्योंकि ये तो पढ़ते नहीं है। बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल पढ़ते नहीं है, ये पढ़ते नहीं है। ये सावरकर साहब को पढ़े नहीं है। सावरकर साहब खुद हमारा आदर्श सावरकर साहब और आनंद भाई। अच्छा रुकिए, राम कदम जी उनको अपनी बात करने दीजिए, फिर आप काउंटर कीजिए। मैं इनके बीच में एक शब्द नहीं बोला। ये तो राष्ट्रभाषा का अपमान दिल्ली करते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ये राष्ट्रभाषा में ही विवाद कर रहे हैं, राष्ट्रभाषा का अपमान नहीं कर रहे हैं। जिसने मराठी का अपमान किया उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। हिंदी का अपमान नहीं था, मराठी का अपमान था। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि बात डिबेट को घुमाइए मत। ऋषि मिश्रा अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। आप मिश्रा है, आप ऋषि मिश्रा है, आपने उस व्यक्ति पर केस किया जिसने जनेऊ का अपमान किया। मैं पूछूं आपको, आप क्यों चुप रहे? जिस व्यक्ति ने जनेऊ का मजाक उड़ाया, जिस व्यक्ति ने जनेऊ को चुनाव के लिए, वोट के लिए इस्तेमाल किया, आपने उसके खिलाफ लीगल केस किया क्या? अगर आपने नहीं किया तो चुप रहिए, आप विवाद पर रहिए, विवाद के विषय पर बात कीजिए। ऋषि मिश्रा अपनी बात रखिए। मैं वही कहना चाह रहा हूं आनंद भाई। आप मुझे बताइए, आप ब्राह्मण हैं, आप जनेऊ कोट के बाहर पहनते हैं,
आप जनेऊ जैकेट के बाहर पहनते हैं, जो ऐसा जनेऊ पहन के घूमेगा वो जनेऊ का अपमान नहीं कर रहा? आपने केस किया उस पर? आप मुझे बोले तो दीजिए, बोले बात कर रहे हैं आप। ये गुस्सा है ना, ये गुस्सा राम कदम पे भी दिखाते हैं आप। देखिए किसी भी भाषा का अपमान मैं नहीं सहन करूंगा, लेकिन महाराष्ट्र में लेकर मराठी का अपमान भी नहीं किया जाना चाहिए, मैं ये भी कहूंगा आपको। लेकिन आगे बोलिए, आप गुस्सा नहीं आता, आप आगे बोलिए, आप अपनी बात कीजिए, विषय पर बात कर सकते हैं। हिंदुत्व का असली मतलब बताइए, सावरकर की बात बताइए। आपने सावरकर ने हिंदू की परिभाषा क्या लिखी अपने ऐसे में? अपने ऐसे में सावरकर ने हिंदू की परिभाषा क्या लिखी, बोलिए। सावरकर का ये खुद मानना था कि हिंदू और हिंदुत्व में डिफरेंस है। हिंदू कौन है बताइए ना, सावरकर ने क्या कहा? हिंदू कौन है? हिंदू कौन है? जिसका पुण्य भूमि, कर्म भूमि, क्या क्या यहाँ जो मुसलमान है, ईसाई है, इस देश का नागरिक नहीं है क्या? आप कह दीजिए बीजेपी पूरी बात बताइए। सावरकर की बात की मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सावरकर ने हिंदू की परिभाषा क्या कही थी? तो अमेंडमेंट ले आए। सावरकर ने हिंदू की परिभाषा क्या कही थी और उसके बाद हिंदुत्व को क्या बताया था? बताइए आज सामने मुझे। देखिए सावरकर ने हिंदू की परिभाषा क्या दी थी, अभी आपको बताता हूं, सुनिए। सावरकर ने हिंदू की परिभाषा की कि जो व्यक्ति, अब सुनिए मेरी बात, अब सुनिए मेरी बात, ऊल जलूल तर्क लगा रहे हैं आप। सावरकर ने हिंदू की परिभाषा की जो सिंधु नदी से सिंधु महासागर, सुनिए आप पूरी बात, आप सुनिए पूरी बात, सिंधु नदी से सिंधु महासागर के बीच जो भी यहाँ रहता है, चाहे वो किसी भी पंथ का उपासक हो, किसी भी देवी देवता का उपासक हो, वो हिंदू है, वो हिंदू है। अगर वो ये मानता है या मानती है कि उसकी जन्मभूमि, उसकी कर्मभूमि और उसकी पृष्ठभूमि यानी कि उसके पूर्वजों की भूमि भी यही है, वो हिंदू है। ये सावरकर की परिभाषा, और जो इस हिंदू मान्यता को की रक्षा करता है वो हिंदुत्व है। इस हिंदू आस्था की रक्षा करना, अपने देश की रक्षा करना, अपने देश के हित के लिए खड़ा होना, अपने देश की विविधता के लिए खड़ा होना, वो हिंदुत्व है। अब आप मुझे बताइए, सावरकर की परिभाषा से आप जुड़ेंगे या शशि थरूर की परिभाषा से आप जुड़ेंगे? सावरकर या शशि थरूर? सावरकर की परिभाषा या शशि थरूर की परिभाषा? आप मुझे बताइए, सावरकर की परिभाषा या सलमान खुर्शीद की परिभाषा? ये धरती हमारी है कि नहीं? अनअलॉयड नेशनलिज्म यानी सबसे पहले हिंदू राष्ट्र, सबसे पहले वो देश, सबसे पहले ये देश, ना आपका जात, ना आपका पात, ना आपका धर्म, बस देश। क्वेश्चन इतना बड़ा है, यही बात नहीं, सुनिए, यही बात सावरकर से लेकर औरबिंदो घोष से लेकर विवेकानंद से लेकर सबने यही बात कही है। अब ये हिंदुत्व है सर, परिभाषा समझिए और फिर पूछिए किसको सवाल पूछेंगे। वो व्यक्ति जो जनेऊ बाहर लगाकर घूमता है, चुनाव जब जाता है तब उसको मंदिर याद आते हैं, वो व्यक्ति अपनी किताब बेचने के लिए हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम से जोड़ता है, वो व्यक्ति जो देखता है अरे उसकी किताब पॉपुलराइज हो गई तो मुझे भी कुछ कहना चाहिए, वो व्यक्ति। और तेज आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कौन? आप मुझे बताइए हिंदुत्व क्या है? पंडित है ना, ब्राह्मण है ना, बताइए हिंदुत्व क्या है? संस्कृत का पाठ किया है आपने? हिंदुत्व का मतलब बताइए। त्व शब्द जब किसी शब्द से लगता है तो उसका मतलब क्या होता है? मैं तो इंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हूं, मैं संस्कृत नहीं पढ़ा। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो किताब अपने हाथ में फोन है ना, फोन उठाइए, वहां पर ज्ञानियों ने लिखा है कि त्व जब लगता है तो उसका मतलब क्या होता है? त्व शब्द का मतलब समझिए और जाकर इन शशि थरूर, सलमान खुर्शीद को समझाने का प्रयास कीजिए। नरेंद्र मोदी जी जिनके लिए आप बैटिंग करने आए हैं, आप नरेंद्र मोदी जी का अपमान मत कीजिए। जिनके लिए आप बैटिंग करने आए हैं, पॉलिटिकल साइंस पर है, मैं भी इंटायर जिनके लिए बैटिंग करने के लिए, देखिए तर्क नहीं होता ना, तर्क नहीं होता तो आप घुमाने लगते हैं ऋषि मिश्रा। तो इंटायर पॉलिटिकल साइंस तर्क की पूछ मत पकड़िए, सींग से पकड़िए। मैं पूछ रहा हूं आपको, आपने आप त्व शब्द का मतलब बताइए। हिंदू से त्व जुड़ता है तो उसका मतलब बताइए। ये भी नहीं जानते। पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हूं भैया, पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं तो हिंदुत्व के लिए क्यों बैटिंग करने आए हैं? राम कदम, समावेशी हिंदुस्तान की परिकल्पना हर एक हिंदुस्तानी चाहता है। अब अभी ऋषि मिश्रा जी, आप जवाब सुन लीजिएगा। ऋषि मिश्रा जी,
आप तो राष्ट्रभाषा का अपमान करने वाले व्यक्ति हैं। देखिए, राष्ट्रभाषा का अपमान नहीं, राष्ट्रभाषा का अपमान अगर कर रहे होते तो राष्ट्रभाषा में बात नहीं कर रहे होते। फिर आपसे कह रहा हूं ऋषि मिश्रा, मराठी का अपमान नहीं सही तो नहीं सहा जाएगा, किसी भी भारतीय भाषा का अपमान नहीं सहा जाएगा। आप विषय पर रहिए, नहीं बोल सकते तो मत बोलिए। राम कदम, शशि थरूर का कहना साफ है कि हिंदू धर्म, हिंदुत्व अलग है। जो बीजेपी आरएसएस कर रहा है पॉलिटिकल हिंदुत्व, उस पर आघात कर रहे हैं शशि थरूर, सलमान खुर्शीद। आप क्या कहेंगे? राम कदम, ऋषि मिश्रा चुप रहिए, नहीं तो मुझे आपका माइक म्यूट करना होगा। देखिए उलझुल तर्क दिए जा रहे हैं, आप चुप रहिए। जी राम कदम जी। आनंद जी, दुर्भाग्य ऐसा है कि ऐसा लग रहा था नाम ऋषि है, ऋषि की तरह संस्कारी बातें करेंगे, पर आज विषय क्या, किस विषय पर जा रहे हैं? राम का नाम रखिए तो आप शांति रखिए, आप शांति रखिए। हिंदी का अपमान करेंगे? अरे भाई साहब, अगर हिंदी का अपमान कर रहे होते तो हिंदी में नहीं बोल रहे होते। चुप रहिए ऋषि मिश्रा जी। देखिए, व्यक्तिगत आक्षेप ना करें, रुक जाइए, रुक जाइए। देखिए, मैं आपको म्यूट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ऑफ एयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप रुकिए। राम कदम जी, आपके बीच नहीं बोले, मैं जब बोलूंगा आप बोलिएगा, वो जब बोल रहे हैं आप नहीं बोलेंगे। शिष्टता रखिए उनके साथ। मूलतः महाराष्ट्र के विधानसभा का आज विषय नहीं है, उस पर भी खुल करके हम बोलेंगे। अधूरे अध्ययन के आधार पर देश के सामने अपने बालक के भांति विचार को प्रकट करना शोभा नहीं देता। आज विषय कोई और चल रहा है। सवाल ये उठता है कि सावरकर हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार पटेल हो, इन महान स्वतंत्रता सेनानियों से कांग्रेस को किस बात की नफरत है? इसके पूर्व भी हमने देखा सरदार पटेल जी के बारे में किस प्रकार का बयान कांग्रेस की ओर से आया। राम कदम जी, मेरा सवाल आपसे एक ही है, क्या बीजेपी जिस हिंदुत्व की बात करता है, क्या वो हिंदूनेस है? क्या वो हिंदू होना है? क्या वो हिंदू होना है? यही सवाल है। कांग्रेस का कहना यह है कि आप जिस हिंदुत्व की बात करते हैं, यानी बीजेपी आरएसएस, वो हिंदुत्व नहीं है, वो हिंदू प्रथा नहीं है, हिंदू सभ्यता नहीं है। आप एक उसका एग्रेसिव पॉलिटिकल रोबस्ट पोजीशन आप लेकर आए हैं, जो कि उससे विपरीत है, अलग है। इस तरह से आपको अलग करने की बात की जा रही है। आखिरी बार मैं आपसे पूछूंगा राम कदम जी, मेरा समय समाप्त हो रहा है। केवल इतना ही कहूंगा, यह सब कहना कांग्रेस की मजबूरी है। हिंदू और हिंदुत्व की अगर परिभाषा कांग्रेस नेताओं को समझनी है तो एक दिन आरएसएस की शाखा में जाए, वहां पे संस्कार क्या होते हैं और सेवा ही यजन कैसे होता है, सेवा ही भजन कैसे होता है और सेवा ही पूजा कैसी होती है और सेवा में ही हिंदुत्व कैसे समाया गया है, वे वहां जाकर के उन्हें पता चलेगा। एयर कंडीशन बंगले में बैठकर एक ही किसी विरासत में आई हुई सत्ता। पर राम कदम जी, जो अजमल कसब को आरएसएस का बताते हैं, वो कभी शाखा नहीं जाएंगे। ऋषि मिश्रा और राम कदम, बहुत बहुत धन्यवाद। अखाड़ा में बहुत वक्त हो चुका है, खबरें आगे जारी रहेंगी न्यूज़ 18 इंडिया पर। रवि बैठे हैं स्टूडियो में, नमस्ते।